नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं कपिल तिवारी आज आपके सामने सूजस बुलेटिन 29 जुलाई 2023 को लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। इसमें अपने जानेंगे कि कौन कौन सी सुर्खियां हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है और उनसे कौन कौन से पर्सन संभावित जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षा राजस्थान में होने जा रही है, जैसे संगणक है, जूनियर अकाउंटेंट है, RAS है और कांस्टेबल की भर्ती भी संभावित है कि अब आ जाएगी उनकी तिथि भी। तो इस पर अपने चर्चा करेंगे, जानेंगे कौन कौन से पर्सन महत्वपूर्ण है। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले सूजस बुलेटिन पर कि क्या क्या इसकी सुर्खियां हैं, उस पर अपने बात करेंगे। तो सबसे पहले दे रखा है इंदिरा गांधी स्मार्ट योजना है, वह अब राजस्थान में शुरू होने वाली है, इस पर भी अपनी चर्चा करेंगे। और आगे है उदयपुर जो बड़गांव है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसको सैटेलाइट चिकित्सक में बनाया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी के ट्वीट हैं और साथ में जो आई फ्लू है उसके बारे में बताया गया है। आगे अगले पेज पर बात करें तो जो मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग की बैठक की उसमें क्या निर्देश दिए उस पर भी अपने चर्चा करेंगे। साथ ही अंग्रेजी माध्यम स्कूल है, मेडिकल कॉलेजों का जो निरीक्षण मुख्यमंत्री करौली दौरे पर है, सचिव मुख्य सचिव, उनकी भी चर्चा करेंगे। और जो मुख्यमंत्री ने जो तीज उत्सव पर आधे दिन के अवकाश की घोषणा की है उस पर भी अपने चर्चा करेंगे। और ये जो युवा महोत्सव चल रहा है उस पर भी बात करेंगे। अंगदान पखवाड़ा है उस पर भी अपने बात करेंगे। अब शुरुआत करेंगे अपने सबसे पहले मुख्य हेडलाइंस पर, जो है इंदिरा गांधी स्मार्ट योजना 10 अगस्त से ये शुरू होने जा रही है। इसमें क्या है, किस प्रकार कौन योग्य है, इस पर भी अपने चर्चा करेंगे। 40 लाख महिलाओं को इंटरनेट सेवा के साथ स्मार्टफोन भी मिलेंगे, ये महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की थी लेकिन ये पहले जल्द शुरू होने वाली थी, परंतु किसी कारण इसको आगे कर दिया गया। अब इसकी शुरुआत है, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना है, 10 अगस्त से इसके लिए शिविर लगने शुरू हो जाएंगे, इसकी घोषणा मुख्यमंत्री महोदय ने की है। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या रहा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य बजट में प्रदेश के चिरंजीव परिवार की महिलाओं को, इसमें देखिए जो चिरंजीव के अंदर आती हैं महिलाएं, उनको चिरंजीव महिला है, इनको इंटरनेट सेवा के साथ तो इंटरनेट दिया जाएगा भाई, और साथ है फोन दिया जाएगा। अब महिलाओं के पास भी मोबाइल होगा तो आप समझ सकते हैं अभी इसका क्या फायदा और क्या नुकसान है आपको हो सकता है। इसकी शुरुआत होने जा रही है 10 अगस्त से। आगे बढ़ते हैं, उपलब्ध कराए जाएंगे, इसके लिए शिविर लगेंगे। अब शिविर में क्या होगा इस पर भी अपने चर्चा करते हैं। 40 लाख महिलाओं का जो इसका फर्स्ट चरण है 10 अगस्त से शुरू होने जा रहा है, उसमें 40 लाख महिलाओं को ये वितरित किए जाएंगे। बढ़ते हैं आगे, शिविर में क्या होगा, हेल्प डेस्क पर जन आधार कार्ड आवश्यक होगा, आधार कार्ड आवश्यक होगा, फोटो व अन्य KYC के लिए मान्य दस्तावेजों की पहले इनके डॉक्यूमेंटों की जांच की जाएगी, फिर इनको ये दिया जाएगा। KYC के लाभार्थी द्वारा जियो, एयरटेल, वोडाफोन, BSNL में किसी भी एक कंपनी की सिम और इंटरनेट डाटा का प्लान है चयन किया जा सकता है। भाई क्या सुविधा दे रही है सरकार, देख लो। इसके अंदर आप जियो की भी सिम ले सकते हैं, एयरटेल, BSNL, वोडाफोन, कौन सी भी सिम ले सकते हैं। इसके तहत सरकार रुपए दे देगी, उससे ज़्यादा भी अगर आपकी इच्छा है तो उसमें आप पैसे आपके पास हैं तो मिलाकर कौन सा भी फोन आपकी इच्छा के अनुसार ले सकते हैं। इसके लिए क्या है कि स्मार्टफोन योजना के लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से कम होने पर चिरंजीव परिवार के मुखिया को साथ आना अनिवार्य होगा। अब ये देखिए, अगर चिरंजीव परिवार में चिरंजीव महिला है, लाभार्थी चिरंजीव परिवार की मुखिया है, उसको आना पड़ेगा। अगर 18 वर्ष से योजना के जो लाभार्थी है उसकी आयु 18 वर्ष से कम है, जो पढ़ रही है मान लो उसकी आयु 18 वर्ष से कम है, उसको फोन चाहिए, तो जो चिरंजीव परिवार का मुखिया है उसको साथ आना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, इसके लाभार्थी पर चर्चा करते हैं। सरकारी विद्यालयों में कक्षा 9 से जो 12 अध्ययन कर रही महिलाएं हैं, माफ कीजिए बालिकाएं हैं, उनको ये दिया जाएगा। सरकारी विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 जो अध्ययन कर रही बालिकाएं हैं उनको दिया जाएगा। सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्राएं हैं उनको दिया जाएगा। विधवा व एकल नारी पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को दिया जाएगा। वर्ष 2022-23 के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के तहत 100 दिन कार्य पूर्ण करने वाले परिवार की महिला मुखिया को भी दिया जाएगा। इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 50 दिवस कार्य पूर्ण करने वाले परिवार की महिला मुखिया को दिया जाएगा। इस प्रकार ये लोग पात्र हैं। इसमें बताया गया है कि सरकारी विद्यालयों में जो 9वीं से 12वीं तक
छात्राएं पढ़ रही है उनको दिया जाएगा, उच्च शिक्षण पर कॉलेज में पढ़ाई करी है उनको दिया जाएगा, अगर कोई विधवा व एकल नारी है उनको भी दिया जाएगा, जो जिसने मनरेगा योजना के तहत 100 दिवस का कार्य किया है उसकी चिरंजीव परिवार की महिला है उसको दिया जाएगा मुखिया को। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी में 50 दिवस कार्य करने वाले परिवार की मुखिया को दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दस्तावेज भी इसमें बताए गए हैं। 9वीं से 12वीं उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत महिलाओं के लिए आईडी कार्ड और इन्वॉल्वमेंट नंबर चाहेंगे। जो इन्वॉल्वमेंट नंबर का मतलब हो गया आपका जो एडमिशन है उसके जो क्रमांक संख्या है वो चाहिएगी। जन आधार कार्ड और आधार कार्ड है। पेंशन प्राप्त कर रही महिलाओं के लिए पीपीओ नंबर ये बताया गया। इसमें बात ये है कि भाई महिलाओं को मोबाइल दिया जा रहा है, इसकी अभियान की शुरुआत है जो 10 अगस्त से होने जा रही है। मुख्यमंत्री पहले चरण में 40 लाख महिलाओं को ये मोबाइल देंगे। ये देखिए 10 अगस्त से, और आपको पूछिएगा प्रथम चरण में कितनों को देंगे तो आपको आंसर हो ये 40 लाख महिलाओं को ये देंगे। इसमें सरकार क्या है 6800 रुपये देगी महिलाओं को। ये महत्वपूर्ण है, सरकार कितने रुपए देगी तो आपको पता होना चाहिए, 6800 रुपये देगी। चिरंजीव परिवार मुख्य लाभार्थी को स्मार्टफोन के लिए सरकार डीबीटी के माध्यम से 6800 रुपये देगी। स्मार्टफोन खरीदने के लिए तो है 6125 रुपये। ये महत्वपूर्ण है, इससे कई बार पूछ सकता है, अपने पढ़ के जाते हैं भी सरकार दे रही है 6800 रुपये, तो वो कुल दे रही है, इंटरनेट सेवा के लिए भी दे रही है। इसमें हो गया 6125 रुपये तो दे रही है फोन खरीदने के लिए, 9 माह के इंटरनेट डाटा के लिए दे रही है 675 रुपये। ये महत्वपूर्ण है, डाटा के लिए दे रही है 675 रुपये। इस प्रकार टोटल हो गया 6800 रुपये। लाभार्थी राज्य सरकार देय राशि से ज्यादा कीमत का भी फोन खरीद सकते हैं। अगर ज्यादा किसी के पास पैसे हैं 6125 से तो वो इससे ज्यादा का भी मोबाइल खरीद सकता है। चालू वित्त वर्ष में केवल 9 माह शेष है, इसलिए डाटा 31 मार्च 2023 तक का दिया जा रहा है। इसमें 9 माह जो वित्त वर्ष चल रहा है 31 मार्च तक चलेगा, इसलिए इसे 9 माह शेष है तो 9 माह का डाटा इसमें दिया जा रहा है। आगामी वर्ष में 1 अप्रैल 2024 से 2 वर्ष के लिए 900 रुपये प्रति वर्ष खातों में डाल दिए जाएंगे। आगामी जो 1 अप्रैल आएगी 2024 उससे 2 साल के लिए जो जितना भी बजट बनेगा उस हिसाब से 900 रुपये के आसपास है वो खाते में डाल दिया जाएगा। अब मैंने बता दिया इसकी शुरुआत हो रही है 10 अगस्त से। सरकार पैसे दे रही है टोटल तो 6800। ये महत्वपूर्ण है, देख लीजिएगा, जिसमें से आप मोबाइल 625 का दे रही है सरकार और जो रिचार्ज है 9 माह का दे रही है 675 रुपये के हिसाब से, तो टोटल हो गए 6800 रुपये। इसमें सरकार ने ये भी कहा है कि अगर आपके पास 6125 रुपये से ज़्यादा है तो आप फ़ोन इससे बढ़िया भी अगर आप खरीदना चाहते हैं स्मार्टफोन खरीद सकते हैं, कौन सी भी सिम ले सकते हैं, इसकी भी सरकार ने छूट दे रखी है। और जो आगाम ये 9 माह के लिए है 31 मार्च 2024 तक इसका लाभ दिया जाएगा जो इंटरनेट का है। इससे आगे बात करें तो आगामी वर्ष में 1 अप्रैल 2024 से अगले 2 वर्षों के लिए 900 रुपये खाते में सरकार ऐसा बोल रही है भी डाल दिए जाएंगे। ये तो आगे की बात है। अभी अब महिलाओं के पास भी घर पर फोन आ जाएगा तो आपको पता है, और उसमें भी 9 माह का इंटरनेट है तो सारे दिन आपको भी पता है क्या होने वाला है। अगली हेडलाइंस पर पढ़ते हैं। उदयपुर बड़गांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैटेलाइट चिकित्सालय में क्रमोन्नत होगा। ये इंपॉर्टेंट है। उदयपुर का जो बड़गांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैटेलाइट चिकित्सालय में क्रमोन्नत होगा। राजस्थान सरकार प्रदेश में चिकित्सा सेवाओं को बेहतर बना रही है, ये तो हमने देखा ही था। उपलब्ध करवाने के लिए इसी क्रम में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने उदयपुर जिले के, ये देखिए उदयपुर जिले के बड़गांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को सैटेलाइट चिकित्सा में क्रमोन्नत करने के लिए, साथ ही इसमें जो बेडों की संख्या है उसे भी बढ़ाकर 50 किया जाएगा, ये बताया गया है। जिससे चिकित्सा के क्षेत्र में जो भी सुविधाएं हैं वो बढ़िया तरीके से वहाँ के लोगों को मिले। इसमें बेडों की भी संख्या 50 कर दी जाएगी जो पहले 30 थी। इसी प्रकार सरकार है जो अपने कल पढ़ा था मेडिकल वैन का भी जो शुरुआत की गई है। अलवर जिले से मंत्री जो प्रसादी लाल मीणा थे उन्होंने हरी झंडी दिखाकर अलवर जिले के लिए जो मेडिकल वैन शुरू की। उसमें क्या था, मेडिकल वैन थी कि आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं जो शहर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं वहाँ के लोग, उनको उसके अंदर जांच की सुविधा जो निःशुल्क रहेगी उसके तहत वो मेडिकल वैन को रवाना किया गया। उसमें 50 के करीब जांचें उसमें निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। यह मेडिकल वैन का कहाँ से तैयार होकर आई है, तो पुणे से तैयार होकर आई है। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार की ये जो योजनाएं होती हैं सरकार चलाती है कि जो भी अपने राजस्थान में दूर दराज के क्षेत्र हैं वहां तक कोई भी सुविधा नहीं पहुंचे तो पहुंचे। इसी क्रम में चिकित्सा सुविधा को बेहतर करने के लिए
जो ये उदयपुर जिले के बड़गांव का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसको क्रमोन्नत किया जाएगा और 30 बेडों से इसको बढ़ाकर 50 की इसकी क्षमता की जाएगी। आगे मुख्यमंत्री जी का जो ट्वीट है उस पर अपने बात करते हैं। ट्वीट का ही खेल है सारा। ट्विटर से जो मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया उसकी बात करते हैं। राजस्थान को दुनिया के सामने हेल्थ मॉडल के रूप में स्थापित करने में हमारे सभी डॉक्टरों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। राइट टू हेल्थ को सफल रूप से क्रियान्वित करने के लिए हम ऐसे नियम बनाने का प्रयास करें जिससे डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप बेहतर हो, प्रत्येक राजस्थानी को स्वास्थ्य का अधिकार मिले। मेरा विश्वास है कि हमारे डॉक्टर्स इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये जो मुख्यमंत्री जी का ट्वीट है, आपको मैंने बताया कि इसमें यही है कि जो राइट टू हेल्थ लागू करने वाला राजस्थान पहला राज्य बना था। इसके बाद कुछ डॉक्टरों ने हड़ताल भी की, उसमें कुछ संशोधन हुए। फिर अब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि ऐसा राइट टू हेल्थ लागू करने वाला, जिसका अर्थ क्या हुआ कि प्रत्येक राजस्थान का जो निवासी है उसको स्वास्थ्य का अधिकार मिल चुका है। ऐसा करने वाला राजस्थान है जो पूरे भारत में पहला राज्य बन गया है। इसमें जो डॉक्टर्स हैं वो पेशेंट के प्रति अच्छा व्यवहार दिखाएंगे, ये उम्मीद मुख्यमंत्री जी ने अपने ट्वीट से की है। साथ ही एक ये जो अपने बात करें जो कंजक्टिवाइटिस से बचें, इस पर भी सुजस में ये दिखाया गया है कि जो आई फ्लू रोग है वो काफ़ी बढ़ रहा है। बारिश का दौर चल रहा है जिसके कारण ये जो रोग है ज़्यादा बच्चों में फैल रहा है। इसमें क्या करें और क्या ना करें, इस पर बताया गया है कि नियमित रूप से हाथ साबुन और पानी से धोने चाहिए। साफ तौलिए का इस्तेमाल करें, अपनी आंखों को साफ तौलिए से साफ करें, अपनी आंखों को आराम दीजिए, स्क्रीन पर बिताए जाने वाला समय कम कीजिए। यानी मोबाइल या अगर कोई अपने लैपटॉप से पढ़ते हैं या जब कोई ऑनलाइन काम करते हैं उसको थोड़ा इस टाइम के दौरान जो संक्रमण फैल रहा है उस दौरान कम कीजिए। ये करना चाहिए, ये बताया गया। और क्या ना करें, रगड़ने से बचें, संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए अपनी आंखों को ना रगड़ें, तौलिए आंखों के सौंदर्य प्रसाधन तथा व्यक्तिगत सामान साझा ना करें, धुएं से दूर रहें, धुएं और जलन पैदा करने वाले पदार्थों के संपर्क में आने से बचें। यही बात है कि जहाँ पे प्रदूषण है वहाँ पे मत जाइए और जो सौंदर्य का सामान है उसको किसी के साथ शेयर कीजिए। यहाँ तक कि रुमाल भी अगर आप संक्रमित हैं तो किसी के साथ शेयर मत कीजिए। और हाथ धोइए, बार बार आंखों को पानी से धोइए, अगर गुलाब जल है तो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये आई फ्लू से अपने आप ही अगर आप थोड़ा इसके प्रति ध्यान देंगे तो आपके आसपास के क्षेत्र में भी ये नहीं फैलेगा। ये अपनी भी जिम्मेदारी होती है कि सरकार इसमें कुछ नहीं कर पाएगी। आगे बढ़ते हैं। ये जो बेहतरीन एक योजना अपने राजस्थान में चल रही है, जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट, इसमें यही होता है कि आप जो सरकार की बेहतरीन योजनाएं हैं उनका एक शॉर्ट वीडियो बनाइए और इसको अपलोड कीजिए। अगर आप प्रथम आते हैं तो आपको 1 लाख, द्वितीय आते हैं तो 50,000 रुपये दिए जाते हैं सरकार की तरफ से, और तृतीय पुरस्कार 25,000 रुपये दिया जाता है। तो इसमें अपने बात करेंगे 26 जुलाई के जो विजेता हैं उन पे अपने बात करते हैं कि कौन विजेता बना है। 1 लाख रुपए का प्रथम पुरस्कार का तो है शुभम दादीची, ये राजसमंद से है। और द्वितीय पुरस्कार मिला है लोकेशन सैनी, ये दौसा से हैं। और तृतीय पुरस्कार मिला है फिरोज खान जी, ये बाड़मेर से हैं, इन्होंने ये पुरस्कार जीता है। इसके अंदर मैंने बताया छोटा वीडियो बनाकर सरकार की योजनाएं हैं उनको बेहतर तरीके से आपको बताना होता है। यही बस एक वीडियो होता है। इसमें प्रथम पुरस्कार 1 लाख रुपए, द्वितीय 50,000 और तृतीय 25,000 रुपये है। ये सरकार ने चला रखा है। आगे बात करें हेडलाइंस पर तो मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में जो निर्देश दिए उस पर अपने बात करते हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने राज्य सरकार के सभी उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली उपलब्ध करवाने का प्रयास करी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार चाह रही है कि प्रत्येक गांव या शहर है वहां पे बिजली की पूर्णतः उपलब्धता रहे, इस पर सरकार कार्य करी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विद्युत की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करें ताकि किसी भी प्रकार की स्थिति में आपूर्ति प्रभावित न हो, यानी मौसम भी खराब हो या कोई भी स्थिति हो इसमें आपूर्ति खराब नहीं होनी चाहिए, बिजली पहुंचनी चाहिए हर गांव हर शहर ढाणी तक। गहलोत ने शुक्रवार को इनकी बैठक ली, उसमें उन्होंने कहा कि जो घोषित है उसी हिसाब से बिजली की कटौती करनी चाहिए, आप अपनी इच्छा से बिजली कटौती नहीं कर सकते। ये बताया गया है बारिश के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में, ये जो बारिश के कारण स्थिति हो जाती है ग्रामीण क्षेत्रों में, जो ट्रांसफर खराब हो जाते हैं उनको त्वरित रूप से बदला जाए, इसके आदेश दिए गए हैं। जो कृषि बिजली कनेक्शन है उन पे ये बताया गया जो कृषि बिजली कनेक्शन होता है उनको अप्रूव होने में काफ़ी समय लग जाता है। मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि किसानों को जो भी किसानों की समस्या इस कृषि बिजली में आ रही है उसको तुरंत प्रभाव से हल किया जाए। मुख्यमंत्री ने विद्युत की औसत मांग, कोयले की उपलब्धता और इस पर भी बात की। बैठक में अधिकारियों को अवगत कराया कि प्रदेश में पिछले 1 साल में
1 लाख कृषि कनेक्शन दिए गए थे। इस वर्ष अब तक 46,000 से अधिक कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं, ये उन्होंने आंकड़ा बताया है। इस पर भी अपने बात करें कि पिछले साल 1 लाख किसानों को कृषि कनेक्शन सरकार ने दिए थे और अब तक कितने दिए जा चुके हैं, 46,000 दिए जा चुके हैं, ये इसमें बताया गया। यही बस इस बैठक का निष्कर्ष था। आगे बढ़े अपने बात करें तो मुख्य सचिव जी हैं उषा शर्मा, वो अभी करौली के दौरे पे हैं। उन्होंने अंग्रेजी माध्यम स्कूल व मेडिकल कॉलेजों का निरीक्षण किया। ये देखिए इसमें फोटो दिखा रखी है। मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा ने शनिवार को करौली जिले के दौरे पर रही। इस दौरान उन्होंने जिलों में चल रही विभिन्न विकास कार्यों का भी निरीक्षण किया। इस दौरान जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में फीडबैक लिया। उन्होंने करौली के दौरे पर गई, जहां पे भी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही थी उस जिले में क्या स्थिति है, उसके आसपास कितनी योजनाओं का क्रियान्वयन हो गया है, लोगों के पास कितनी जन कल्याणकारी योजनाएं पहुंच रही है, उसका उन्होंने फीडबैक लिया। साथ ही उन्होंने राजकीय मेडिकल कॉलेज में पहुंचकर प्राचार्य कक्ष, मेडिकल लैब और क्लासरूम का भी जो बन रहे हैं उनका भी निरीक्षण किया। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के निरीक्षण के दौरान एक्स्ट्रा क्लास में पढ़ रहे छात्र छात्रों से अंग्रेजी की बात की, वह प्रश्न भी उन्होंने पूछे। जो एक्स्ट्रा क्लास थी उसके दौरान जो छात्र वहां पे मौजूद थे, एक्स्ट्रा क्लास लग रही थी, उनके प्रश्न भी उनसे पूछे। इस दौरान उन्हें अधिकारियों से शैक्षणिक गतिविधियों व चिकित्सा सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के बारे में चर्चा की। मेडिकल कॉलेज परिसर में उन्होंने पौधे लगाओ इस प्रकार का ये जो मुख्यमंत्री ने वहां निर्देश दिए। बात ये मुख्यमंत्री जी का जो निजी सचिव जी हैं उषा शर्मा, श्रीमती उषा शर्मा, वो करौली दौरे पर थी। उन्होंने वहां पे जो जन कल्याणकारी योजनाएं कितनी लोगों तक पहुंची है उसके बारे में जानकारी ली। साथ ही जो मेडिकल कॉलेज का निर्माणाधीन चल रहा है वहां पे भी उन्होंने निरीक्षण किया और महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय और कॉलेज है वहां पर भी उन्होंने निरीक्षण किया। इसका यही इतना ही सार था। आगे बढ़ते हैं, अगले पर बात करते हैं। अपने जो ये दे रखा है कि मुख्यमंत्री ने 30 पर आधे दिन के अवकाश की घोषणा है, उसको मंजूरी दे दी है, घोषणा कर दी है। उसका जो प्रस्ताव था उसको मंजूरी दे दी है। इस पर अपने बात करें, तीज मेले के प्रथम दिन यानी 19 अगस्त जयपुर शहर स्थित राज्य सरकार के समस्त कार्यालयों, उपक्रमों और शिक्षण संस्थानों में आधे दिन का अवकाश रहेगा, यानी सुबह लगेगा, उसके बाद अपराह्न पश्चात अवकाश रहेगा, यानी दोपहर के बाद उसमें अवकाश रहेगा। मुख्यमंत्री गहलोत ने अवकाश के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस बार 19 अगस्त को तीज मेले और 20 अगस्त को बूढ़ी तीज मेले का आयोजन हो रहा है। गहलोत के इस निर्णय से जयपुर शहर में जो कार्य करे अधिकारी, कर्मचारी, विद्यार्थी को मेले में शामिल हो सके। बात ये है जो हाफ टाइम है उसके बाद छुट्टी रहेगी। इससे जो भी मेले का आयोजन हो रहा है इसमें जो विद्यार्थी हैं, अगर कोई जाना चाहता है या अध्यापक है वो जा सकता है। इसको जो प्रस्ताव को मंजूरी मुख्यमंत्री जी ने दे दी है। अपने आगे बात करें, ये जो चूरू राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई युवा महोत्सव के तहत ब्लॉक स्तर पर कलाकारों ने प्रस्तुतियां दी। उसके तहत महोत्सव में कुल 16 तरह की प्रतियोगिता में ये जो चूरू का है वहाँ पे जो ब्लॉक स्तरीय युवा महोत्सव चल रहा है उसका एक फोटो है। उसमें ये बताया गया कि इतने भाग ले रहे हैं प्रतियोगी। अब अपने बात करें, ये तो हो गया। अब है ये अंगदान पखवाड़ा 3 से 17 अगस्त तक। ये इंपॉर्टेंट है, हर नागरिक को इसकी जानकारी होनी चाहिए। साथ ही इसके जो महत्व है उसका भी प्रत्येक मनुष्य को पता होना चाहिए कि अंगदान का क्या महत्व है। उस पर जो इसका पखवाड़ा बनाया गया है, इसमें 3 से 17 अगस्त तक जो अंगदान पखवाड़ा है 3 से 17 अगस्त तक, उस पर अपने चर्चा करेंगे। क्या है सरकार की, क्या इसके लिए प्लानिंग है, किस प्रकार ये कार्य करेगा, इसकी शुरुआत 3 अगस्त से ही क्यों हो रही है, इस पर भी अपने बात करेंगे। अंगदान कर दूसरों को जीवन दान देने के लिए ये बताया कि अंगदान अगर आप करोगे तो दूसरे को इसे जीवन दान भी मिल सकता है। अंगदान महाजीवन दान अभियान के तहत 3 से 17 अगस्त तक अंगदान पखवाड़ा मनाया जाएगा। इस संबंध में शुक्रवार को अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री सुब्रा सिंह ने संबंधित अधिकारियों और संगठनों से बातचीत की। सभी स्कूल, कॉलेजों, ट्रॉमा सेंटर, पुलिस विभाग सहित विभिन्न विभागों को इसमें जोड़ा जाएगा। मेडिकल कॉलेज में अंग प्रत्यारोपण यूनिट में स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे प्रत्यारोपण की प्रक्रिया सहज और सुलभ होगी, ये बताया गया है। इसकी शुरुआत है जो 3 अगस्त यानी भारतीय अंगदान दिवस से इसकी शुरुआत होने जा रही है। अब मैंने बताया था कि 3 अगस्त ही क्यों चुना है, तो 3 अगस्त के दिन भारतीय अंगदान दिवस से मनाया जाता है, इसलिए 3 अगस्त से इस पखवाड़े की शुरुआत की जा रही है। पखवाड़ा है, इसकी शुरुआत की जा रही है। इस दौरान 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को प्रदेश स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक अंगदान की शपथ दिलाई जाएगी। साथ ही भविष्य में अंगदान करने के इच्छुक लोगों से सहमति भी
ली जाएगी। इसके तहत रैली का भी आयोजन किया जाएगा, पोस्ट रैली। यही बात है कि अंगदान की शिक्षा दी जाएगी। इसके माध्यम से जो भी आगामी समय में अंगदान देना चाहते हैं उनकी सहमति ली जाएगी और लोगों को इसका जो अंगदान करने से किसी का जीवन बन सकता है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। शुरुआत इसकी 3 अगस्त से हो रही है। 3 अगस्त को क्यों? कोई 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाया जाता है। इसका क्या होगा कि ब्लॉक स्तर से लेकर जो प्रदेश पूरे राज्य में इसको बनाया जाएगा, लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जाएगा। कब से कब तक? तो 3 अगस्त से 17 अगस्त तक इसको बनाया जाएगा। इसके लिए रैली, मोटरसाइकिल रैली निकाल सकते हैं आप, पोस्टर रैली निकाल सकते हैं। इस प्रकार की गतिविधियां आप कर सकते हैं जिससे लोगों को जागरूकता मिले। अब आगे बात करते हैं एक मुख्यमंत्री जी का और ट्वीट है, उस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस को और ऐतिहासिक बनाने के लिए रणथंभौर की बाघिन T11 को 2 वर्ष के हो चुके 3 शावक, 2 बाघ व 1 बाघिन का नामकरण चिरंजीव, चिरायु व अवनी किया गया है। 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक विजेता कृष्णा पूनिया के नाम पर बाघिन T17 का नामकरण किया गया था। इसी तरह अब पैरा ओलंपिक पदक विजेता अवलिन लखेरा के नाम शावक का नाम अवनी होगा। ये भी महत्वपूर्ण ट्वीट है। इस पर अपने बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस को ऐतिहासिक बनाने के लिए रणथंभौर की बाघिन है जो T11, उसके 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसके 3 शावक हैं जिसमें से 2 बाघ व 1 बाघिन है। इनका नाम जो मुख्यमंत्री इनका नामकरण किया है चिरंजीव है, चिरायु है और अवनी है। ये अवनी जो हमारी पैरा ओलंपिक में शूटर हैं, विजेता है, पदक विजेता है, उनके नाम पर इनका अवनी किया गया है। आगे बढ़े तो जब देश में बाघ विलुप्त के कंगाल पर पहुंच गए थे तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अप्रैल 1973 में जो प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था की शुरुआत की, जिससे देश में बाघों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। पिछले 1 माह में राजस्थान के रणथंभौर में 6 शावकों ने जन्म लिया। राजस्थान सरकार प्रदेश के वनों और वन्य जीव को संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। ये इंपॉर्टेंट है, इससे ये प्रश्न बन सकता है कि अवनी लखेरा के नाम पर हाल ही में जो 3 शावक हैं बाघिन T111 के 2 शावक हुए हैं, जिनमें 3 शावक हुए हैं जिसमें से 2 बाघ हैं और 1 बाघिन है। उसका नाम अवनी लखेरा जो पैरा ओलंपिक विजेता है, पदक विजेता है, उनके नाम पर किया गया है। इसकी जो महत्वपूर्ण बात थी यही थी कि इनका जो नाम है अवनी लखेरा का जो बाघिन है उसके 3 शावक हैं जिसमें से 2 बाघ व 1 बाघिन है, उसका अवनी लखेरा नाम किया गया है। इस प्रकार मैंने आपके साथ ये सेशन शेयर किया सुजस बुलेटिन का। इसमें मैंने आपके साथ जो मुख्यमंत्री जी शुरू करे हैं इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना कब से शुरू करे हैं, 10 अगस्त से, इसकी अपनी जानकारी दी। इसमें सरकार 6800 रुपये देगी, इस पर भी चर्चा की। कितने 9 महीने का रिचार्ज देगी, इस पर की। और जो उदयपुर में जो बड़गांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसको विकसित किया जाएगा, इस पर भी बात की। जो मुख्यमंत्री ने राइट टू हेल्थ के लिए ट्वीट किया उस पर चर्चा की। आई फ्लू से बचने के जो प्रभाव और उपाय बताए गए थे उस पर भी बात की। और जो मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक ली, इस पर बात की। जो मुख्य सचिव हैं उषा शर्मा, उनका जो करौली दौरा चल रहा है इस पर भी अपने चर्चा की। और साथ में ये जो अंगदान पखवाड़ा है उस पर भी अपने चर्चा की। और जो मुख्यमंत्री ने बाघिन T111 के जो 3 शावक हैं उसमें से एक जो बाघिन है उसका नाम अवनी रखा है, उस पर भी चर्चा की। इस प्रकार मैंने आपके साथ इस सेशन में ये जो महत्वपूर्ण बिंदु बन रहे थे उस पर चर्चा की। सुजस बुलेटिन 29 जुलाई का आपके साथ शेयर किया। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।